इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश। नमस्कार, इन्फॉर्म ह्यूमन डिजिटल मीडिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने संपादकीय की इस श्रृंखला में देवास शहर की एक अद्भुत शख्सियत श्री प्रयास जी गौतम से रूबरू होने जा रहे हैं। प्रयास जी गौतम एक जाने माने शिक्षाविद और कुछ हद तक राजनीति से भी जुड़े, इसके साथ साथ समाज सेवा से इनका जुड़ाव रहा है और कई पहलुओं पर ये समाज सेवा में बहुत सक्रिय रहे हैं। तो हम आइए आज उन्हीं के शब्दों में जानते हैं उनका एक संक्षिप्त परिचय, फिर एक चर्चा करेंगे शिक्षा जगत में इनका क्या योगदान रहा है और आज के इस परिप्रेक्ष्य में समाज को अपनी शिक्षा की सेवा से क्या प्रदान कर रहे हैं और समाज इनसे कैसे लाभान्वित हो रहा है। श्री प्रयास जी गौतम, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे पहले सर, जैसा कि हमें मालूम हुआ है कि आप एक जाने माने शिक्षाविद, शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं, राजनीति से भी जुड़े रहे हैं, समाज सेवा से भी जुड़े रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप क्या हैं? एक राजनीतिक के रूप में आपको जाने कि शिक्षाविद के रूप में जाने कि समाज सेवा के रूप में? आपका जो व्यक्तित्व है बहुत ही मल्टी डायमेंशनल है, तो हम किस रूप में आपको ले सबसे पहले? देखिए, मैं जहाँ तक अपना निजी सवाल है, मैं एक शिक्षक का पुत्र हूँ। मेरे पूज्य पिताजी हायर सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य थे, तो मेरे रग में शिक्षा बसी हुई है जी। और छात्र जीवन में निश्चित तौर पे मैंने छात्र राजनीति की है, लेकिन छात्र राजनीति के साथ साथ शिक्षा से मैं उसी समय जुड़ गया था जी। और जहाँ तक मुझे अच्छी तरह ध्यान है, 92 में मैंने देवास शहर में एक छोटे से स्वरूप में कोचिंग क्लास प्रारंभ की थी और वहीं से मेरा ये शैक्षणिक सफ़र प्रारंभ हुआ जी। और वो कोचिंग से चलता हुआ सफ़र आज कॉलेज तक है। महाविद्यालय आपका है, आपका बीसीजी शिक्षा महाविद्यालय और बीसीजी पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल और विद्या कुंज इंटरनेशनल स्कूल, अभी इस समय आप इसका संचालन कर रहे हैं, आप इसके डायरेक्टर हैं। तो इन सभी स्कूलों में आजकल एक प्राइवेट स्कूल हैं, तो एक सबसे बड़ा सवाल आता है प्राइवेट स्कूल्स के साथ कि प्राइवेट स्कूल में एक्सपेंसेस बहुत हैं, फीस बहुत है, तो इस समस्या को आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, मैंने अपने परिचय के शुरुआत में कहा था कि मेरा सफ़र कोचिंग से कॉलेज तक का है। वर्तमान समय में लंबे समय से मैं कॉलेज के साथ साथ स्कूलों का संचालन कर रहा हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य प्लेटफार्मों के माध्यम से निश्चित तौर पे समाज में आज शिक्षा को लेकर और विशेषकर अशासकीय स्कूलों को लेकर कुछ भ्रांतियाँ हैं और मेरा अपना निजी मत है कि वो भ्रांतियाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि शासकीय स्कूल भी हैं, अशासकीय स्कूलों में भी जहाँ तक फीस का सवाल है तो 5,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक की शिक्षण शुल्क है, जहाँ पर स्कूल बच्चों को शिक्षा देते हैं। अब समाज में हर व्यक्ति की अपने एक जीवन शैली है, उस जीवन शैली में उसको ये चुनने का अधिकार है कि वो अपने बच्चे को किस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करवाए और हर माता पिता ये कोशिश करता है कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे वातावरण में पढ़े और उस वातावरण के साथ साथ उस बच्चे का चहुमुखी विकास हो। इसी सोच के साथ वो स्कूल का चयन करता है और जब वो स्कूल का चयन करता है तो वो इस सोच के साथ करता है कि मेरे को अपने बच्चे की इस फीस का भुगतान करना है। जब माता पिता अपनी इस सोच के साथ स्कूल का चयन करता है तो फिर बात का दूसरा पहलू कि ये प्रश्न
सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार माध्यम के माध्यम से, या समाज में ये बातें उठती हैं कि भाई स्कूलों में, अशासकीय स्कूलों में विशेषकर फीस को लेकर विसंगतियां हैं और बहुत ज़्यादा फीस ली जाती है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। चूँकि मेरा निजी मत है कि स्कूल प्राइवेट हो, सरकारी हो, सभी जगह पढ़ाई होती है। स्कूल कोई मिडिल स्कूल है या किसी छोटे स्तर का स्कूल है या कोई बहुत बड़ा सेटअप वाला स्कूल है, वहाँ भी पढ़ाई होती है। निर्भर निजी तौर पर हम पर करता है कि हम चयन किसका कर रहे हैं। जब हम चयन कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि फिर ये बहस, ये चर्चा नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्कूल में हम केवल शिक्षा ही नहीं देते, शिक्षा के साथ हम संस्कार भी बच्चों को देते हैं और बच्चों के नींव निर्धारित करते हैं, बच्चों का भविष्य निर्धारित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर बच्चों की शिक्षा को, बच्चों के भविष्य को यदि हम फीस से तुलना करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद ये हमारी सोच गलत है। मतलब ये चुनने का अधिकार समाज को है कि हम अपने बच्चे को किस दिशा में और कहाँ पे लेकर के जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। और सर एक सवाल आपसे है, अभी आपके पिताजी शिक्षक थे, तो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि का एक छोटा सा परिचय आप दें। आप गांव से जुड़े हैं या शहर से ही जुड़े हुए हैं? मेरे पिताजी देवास के आसपास इस जिले में ही सोनकच्छ में हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल रहे, सिरोलिया में प्रिंसिपल रहे, तोखुर में प्रिंसिपल रहे, आसपास के जिलों में प्रिंसिपल रहे। और पिता के कारण निश्चित तौर पे मेरे सोच में, मेरे विचारों में शिक्षा थी। और मेरे पिताजी भी यही चाहते थे कि मैं इसी दिशा में काम करूं और समाज की सेवा करूं। बहुत अच्छी बात। और सर एक हमें ये जानकारी चाहिए थी आपसे कि समाज में जिस तरह से शिक्षा का बढ़ावा हो रहा है, हम देख रहे हैं कि जहाँ तक शहरों में है, कस्बों में है, थोड़ा शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल मिल जाते हैं, अभी गांव में थोड़ा पिछड़ापन है। तो क्या आपने ये सोचा है, जैसे आपके स्कूल चल रहे हैं, स्कूल संचालित कर रहे हैं, तो गांव में भी विद्यार्थियों की सेवा के लिए आपने कोई योजना बनाई है? क्योंकि समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, समाज की सेवा बेहतर ढंग से ऐसी जगह पे हो सकती है जहाँ पे उसकी कमी महसूस होती है। देखिए, जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों का सवाल है, तो वर्तमान स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छे स्कूल हैं, CBSE से एफिलेटेड स्कूल हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में भी पालक में अवेयरनेस इस समय बहुत बड़ी हुई है। वो भी चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। तो उनकी कोशिश भी होती है कि वो अपने बच्चों को गांवों से निकाल के शहरों के स्कूल में भेजना चाहते हैं। उसके पीछे जो तकनीकी कारण है कि अगर मान लो गांव का बच्चा गांव में ही पढ़ाई करेगा, तो निश्चित तौर पे आप मानिए कि एक अच्छे शैक्षणिक वातावरण की जरूरत होती है, अच्छे एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। और वो एनवायरनमेंट तब मिलता है जब बच्चा अपने घर से बाहर निकलता है। अगर हम बच्चे को अच्छा स्कूल, 1 मिनट के लिए हम मान लें कि वो किसी गांव में कोई स्कूल खुल गया, तो बच्चों को ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं किसी अच्छे स्कूल में पढ़ने जा रहा हूँ। तो समाज में भी, माता पिता के सोच में भी आज ये मांग है। जैसे हम देखते हैं कि देवास के पेरेंट्स में ये सोच रहती है कि हमारे बच्चों को हम इंदौर भेजें, इंदौर के पेरेंट्स में सोच होती है हमारे बच्चों को हम बॉम्बे, पूना भेजें, बेंगलोर भेजें। ऐसे ही अगर हम देवास जिले की बात करें या कहीं भी आसपास के रूरल एरिया की बात करें जहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट होता है, तो उनकी इच्छा होती है कि हम अपने बच्चे को शहर में भेजें। ग्रामीण क्षेत्र में, माना कि आपका प्रश्न अच्छा है, ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल खोले जा सकते हैं, खोलना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं संसाधनों का अभाव होता है। अच्छा शिक्षक वहाँ पे, क्योंकि अच्छे स्कूल को चलाने के लिए अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अच्छे शिक्षकों की भी जरूरत होती है, और अच्छे शिक्षक इतनी दूर नहीं जाना चाहते, एक तकनीकी समस्या है। अच्छी सैलरी देनी पड़ती है अच्छे स्कूल को चलाने के लिए, तो ग्रामीण क्षेत्र में उतनी फीस भी नहीं मिलती। इन तकनीकी कारणों से शहर में स्कूल ज़्यादा है और ग्रामीण क्षेत्र में वारिसपत कम है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो गांव में तो पिछड़ापन बढ़ता रहेगा। नहीं, मेरा अच्छे लोग वहाँ नहीं जाएंगे, अच्छे स्कूल वहाँ नहीं खुलेंगे, तो फिर गांव का विकास कैसे करें? जो आज हम ग्रामीण भारत को एक विकसित भारत के दिशा में लेकर जाना चाह रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ आप लोगों के मन में आया हुआ?
नहीं, वैसे ग्रामीण क्षेत्र में मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल खुले हैं जी और शिक्षा का वातावरण बदला है, पेरेंट्स में भी अवेयरनेस आई है, लेकिन कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्र में कोई स्कूल चलाना भी चाहे तो उसको तकनीकी समस्याएं आती हैं, तकनीकी समस्याएं आती हैं। देखिए, सेवा के साथ साथ आर्थिक योग है। अगर कोई बच्चा एमएससी करता है, वेल क्वालिफाइड होता है, बीटेक करता है, एमबीए करता है, तो वो निश्चित तौर पे वो ये चाहता है कि उसको अच्छा वेतनमान मिले, अच्छी सैलरी मिले, और अच्छी सैलरी के लिए किसी भी स्कूल के संचालन के लिए फीस रिक्वायर्ड है। तो ये दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस करके किसी संस्था का दोनों संचालन, पक्षों का बैलेंस होना जरूरी है। और जैसे शहर में आपने जिन स्कूलों को खोला है, तो सबसे पहली चीज तो ये आती है कि कोई भी कार्य के लिए जैसे हम शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो एक उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो हमने अपना प्राथमिक उद्देश्य क्या बनाया था जब हम इसकी शुरुआत किया था स्कूलों का, कि हम विद्यार्थियों को किस तरह से किन ऊंचाइयों पर लेकर के जाना चाह रहे हैं, आपके मन में एक मैपिंग होगी? देखिए, प्रारंभिक तौर पे जब मैंने कोचिंग क्लास की शुरुआत की थी तो उस समय मेरे दिमाग में ये कंसेप्ट था कि एक ही छत के नीचे बच्चे को हम सभी विषयों का ज्ञान दे पाए, कम बहुत फीस में ज्ञान दे पाए, क्योंकि अलग अलग ट्यूशन जाना उस युग में कठिन होता था, शिक्षा शुरुआत से ही खर्चीली रही है। तो हमारा उद्देश्य यही था कि हम कम फीस लेके, कम शुल्क लेके हम बच्चों को एक ही छत के नीचे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सारे मुख्य मुख्य सब्जेक्टों को हम पढ़ा पाएं। ये हमारा प्राइमरी उद्देश्य था। लेकिन आगे चल के धीरे धीरे मैं जब कॉलेजियन एजुकेशन की तरफ गया तो उस समय मैंने 2003 में बीएड कॉलेज प्रारंभ किया था। ये टीचर एजुकेशन से जुड़े हुए कोर्स मैंने प्रारंभ किए थे। तो उस समय मेरे मन में ये सोच थी, क्योंकि देवास में एक ही सरकारी बीएड कॉलेज हुआ करता था जहाँ पर चाहते हुए भी एडमिशन नहीं होते थे जी। तो उस समय मध्य प्रदेश शासन द्वारा कॉलेजों की मान्यता दी जाती थी और मेरे मन में उस काम को लेकर जुनून था और मैंने उसके लिए कोशिश की और ईश्वर ने, भगवान ने सफलता दी और मैंने देवास जिले में प्रथम एक बीएड कॉलेज प्रारंभ किया जो वर्तमान में पीजी कॉलेज है। और उस समय मध्य प्रदेश में केवल 60 कॉलेज हुआ करते थे और 61वां कॉलेज देवास जिले में खुला था। बहुत अच्छी चीज, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपने देवास को महाविद्यालय और पीजी कॉलेज दिया। इस पीजी कॉलेज के माध्यम से कुछ बच्चों के अंदर एक कंपटीशन की भावना को डेवलप किया गया है या कुछ और हायर एजुकेशन की तरफ, रिसर्च, शोध, इन सब की तरफ प्रेरित किया जा रहा है? देखिए, हमारा वर्तमान में शोध केंद्र भी है, रिसर्च सेंटर भी है। स्टार्ट मैंने बीएड कॉलेज से किया था, फिर मैं पीजी कोर्स की तरफ बढ़ा और पिछले 4 वर्ष पूर्व हमने रिसर्च सेंटर भी प्रारंभ किया जहां एजुकेशन में पीएचडी होती है। लेकिन थोड़ा सा मैं लीग से अलग हटके आपको इस चैनल के माध्यम से समाज को एक संदेश देना चाहूँगा कि वर्तमान समय में जो सबसे ज़्यादा तकनीकी दिक्कत हायर एजुकेशन में आ रही है जी। वो कैंपस से बच्चों का दूर जाना। किसी भी पाठ्यक्रम में ये देखने में आ रहा है, वो एजुकेशन के कोर्स हो, वो फार्मेसी के कोर्स हो या एमबीए के कोर्स हो, बच्चे कैंपस में जाना नहीं चाहते। और विशेषकर कोविड के बाद ये स्थितियां ज़्यादा बदली। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं प्रबंधन को भी परेशानी आ रही है और बच्चों के एजुकेशन लेवल में भी कमी आ रही है। लोग, उनका रुझान उस तरफ नहीं लगा। वो डिग्री लेना चाहते हैं लेकिन उस कैंपस में आना नहीं चाहते। मतलब बिना अपीयर हुए वो डिग्री लेना चाहते हैं। तो इस ओर निश्चित तौर पे शासन को कुछ ना कुछ कठोर नियम लाने पड़ेंगे और जब तक शासन स्तर पर कोशिश नहीं होगी तब तक मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में सुधार की संभावनाएं कम दिखाई देती है। बिल्कुल सही। शासन को, पालकगण को भी और विद्यार्थी को भी थोड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा इस पक्ष में।
अब सर हम आपको थोड़ी सी समाज सेवा की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। अभी विगत कुछ दिन कोविड वगैरह का ये बहुत बड़ा दौर चला था, तो आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए समाज के लिए उस दौरान क्या सेवाएं दिया था, इसको हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। देखिए, कोविड वाकई एक अपने जीवन का सबसे खतरनाक दौर था। उस त्रासदी के बारे में सोचते हैं तो निश्चित तौर पे समाज के हर व्यक्ति को अंदर से एक वेदना उठती है, क्योंकि बहुत लोगों को खोया है। लेकिन उस कोविड के दौर में हमने अपने शैक्षणिक संस्थान में अपने से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों को भी इस बात की अपील की थी कि चूंकि बड़ा खराब दौर था, हर व्यक्ति परेशान था, तो हमने अपने शैक्षणिक संस्थानों में तो बच्चों को 50% डिस्काउंट फीस में दिया था, क्योंकि उस दौरान बहुत सारे लोगों को और जिन बच्चों के इस त्रासदी में माता पिता इस दुनिया से चले गए थे, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी अपील की थी कि मैं उनको हमेशा, जब तक मेरा स्कूल जहाँ तक मान्यता है, मैं उन बच्चों को फ्री पढ़ाऊंगा। तो हमने अपनी तरफ से जो भी हम कर सकते थे बेहतर करने की कोशिश की, और 50% हमने डिस्काउंट तो सभी बच्चों को दिया था उस दौर का, और विशेषकर जिन बच्चों की माता पिता के रूप में क्षति हुई उनको भी हमने ये विशेष रूप से ये अलाउंस सोशल मीडिया के माध्यम से किया था। तो ये रहा समाज सेवा की तरफ श्री प्रयास जी गौतम का प्रयास था, और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने विद्यार्थियों को हमेशा एक नई टेक्निकल और उच्च शिक्षा देने का प्रयास किया है। शिक्षा के मानदंडों को, उनके स्तर को हमेशा बरकरार रखा है, और इसी के साथ साथ आज 3 विद्यालय हैं जिनके आप डायरेक्टर हैं। अभी विद्यालय के नाम हमने बताया कि एक बीसीजी शिक्षा महाविद्यालय और बीसीजी पब्लिक हायर सेकेंडरी और विद्याकुंज इंटरनेशनल स्कूल के आप डायरेक्टर हैं, और बहुत अच्छी स्थिति में वहाँ पर विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा रही है। साथ ही साथ समाज सेवा के इन्होंने अपने अनुभवों को अभी कोविड के दौरान जो कुछ किया था, समाज को जो दे पाए यथा सामर्थ्य इन्होंने प्रदान करने की कोशिश की थी। और राजनीति में भी ये हमेशा छात्र जीवन की राजनीति से जो जुड़े हुए थे, वहाँ पर भी इन्होंने शिक्षा के लिए ही संघर्ष किया था। तो आज के इस एपिसोड में हम श्री प्रयास जी गौतम को अपने अमूल्य समय निकाल करके हमारे जो इन्फॉर्म ह्यूमन डिजिटल मीडिया के मंच पर आज उपस्थित हुए हैं, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, और इन्फॉर्म ह्यूमन डिजिटल मीडिया कंपनी की तरफ से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। हम आगे पुनः मिलेंगे प्रयास जी गौतम के साथ अगली श्रृंखला में शिक्षा के नए मानदंडों के साथ, और इनके नए उद्देश्यों को लेकर के इन्होंने क्या संकल्पना की है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।